हेलो एंड नमस्कार। आई एम संजय चतुर्वेदी। सोसाइटी मित्र में आपका स्वागत है। टुडे द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ सोसाइटी मित्र वी आर गोइंग टू स्पीक ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी मैटर्स। और इस फर्स्ट एपिसोड से लेकर आगे की हम जब यात्रा करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी आपके प्रश्न हैं या जितनी भी आपकी समस्याएं हैं सोसाइटी से मुतल्लिक, वो आप हमें या तो चैट बॉक्स में भेजें या जहां पर भी आपको भेजना है। या सोसाइटी मित्र है क्या? सोसाइटी मित्र बेसिकली जो हमारा ये आज का पॉडकास्ट है या उसके बाद हर रविवार 11 बजे हम आपके सामने उपस्थित होंगे और इंडस्ट्री के बेस्ट स्पीकर्स, लर्नेड एडवोकेट्स, सॉलिसिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज हमारे इस पर्टिकुलर शो में आएंगे और आगे सक्सेसिवली कंटिन्यूसली आते रहेंगे, जिसमें हम सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का समाधान उनसे पूछेंगे। कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स का हम विवरण करेंगे, विमर्श करेंगे, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत सारे सर्कुलर्स जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सर्कुलर्स आए हैं उसमें वो आपको बताएंगे। सोसाइटी मित्र बेसिकली 3 से 4 आपको एक सर्विस देता है, जिसमें कि एक आपको जजमेंट्स की पूरी हमने एक वेबसाइट पूरी डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है जो लैंडमार्क जजमेंट्स है। जब कभी कोई समस्या आती है सोसाइटी में और सपोज आपकी मीटिंग्स हो रही हैं और कोई समस्या आ गई कि भाई नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कितना चार्ज करना चाहिए या ट्रांसफ़र फीस कितनी चार्ज करनी चाहिए या रीडेवलपमेंट में मेंबर्स को जो एडिशनल एरिया मिलता है या कुछ कॉम्पनसेशन कॉर्पस फंड्स वगैरह मिलते हैं बिल्डर की तरफ से, तो क्या वो टैक्सेबल है, सोसाइटीज़ को जीएसटी कब भरनी चाहिए ना, इस प्रकार की जब समस्याएं और बेसिकली कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हम सोसाइटीज़ महाराष्ट्र की सोसाइटीज़ के मुतल्लिक हम शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद में फिर हम देश भर के अलग राज्यों की सोसाइटीज़ की भी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, महाराष्ट्र में हम सबसे पहले आज आपके सामने उपस्थित है लैंडमार्क जजमेंट्स जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंतर्गत और उसकी जो बायलॉज हैं उसके अंतर्गत जितनी भी हमारे इश्यूज़ हैं कार पार्किंग को लेके या रीडेवलपमेंट को लेके या इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं या शेयर सर्टिफिकेट्स हैं या मिनट्स हैं, स्पेशल जनरल मॉर्निंग मीटिंग्स हैं, क्या होना चाहिए उसका हम आपको हर एतवार को, हर रविवार को 11 बजे आपको हम ये लेके उपस्थित होंगे और आपके क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में लगिए। आज के एपिसोड में मैं आपको कारपेट एरिया कितना चार्ज होता है और कितना हम लोगों को रीडेवलपमेंट में मिलना चाहिए या आप उसकी आपकी क्या हक है और आपको क्या मिलना चाहिए, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। एक लैंडमार्क हाल फिलहाल में एक जजमेंट आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का। उस जजमेंट के अंतर्गत बड़ा अच्छा जजमेंट था। उसमें ऐसा हुआ था कि एक बिल्डिंग थी 4 माले की, नीचे ओटला था, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे बैल्कनीज थी और थर्ड फ्लोर पे जो है एक ओपन टेरेस भी थी। नाउ समस्या ये थी जब रीडेवलपमेंट में सोसाइटीज़ ने कहा कि भैया ये जो बैल्कनी है फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर की, दे आर एलिजिबल फॉर द एरिया बट नॉट द ओटला और द ओपन टेरेस। How to use the terrace and whether that anything open to skies or anything is open to the ward, it cannot be sold and purchased। वो एक अलग इशू है, हम उसको एक बाद में फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो कारपेट एरिया रीडेवलपमेंट में आपको मिलना चाहिए, आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कितना मिलना चाहिए? उस पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा, बड़ा अच्छा जजमेंट था, कि उन्होंने ये कहा कि जो ओटला है और जो ओपन टेरेस है
is part and parcel of the sanction plan. And if it is a part and parcel of the sanction plan, then you have to give them the same benefit which you are giving for the balcony of the first floor and second floor. मैं उसके कुछ टेक्स्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ उस पर्टिकुलर इसमें. See, appellant tribunal, appellants are the original plaintiffs in the SC suit number say 1100 of 2023 filed against the respondent defendants, the housing society and its office bearer along with the developers. The suit is filed seeking mandatory injunction directing the respondents to disclose the basis on which the area of flats are calculated in the respondent number 1 society during the process of redevelopment. A prayer is also made seeking directions to the respondent to calculate the area of flat in the respondent number 1 society strictly on the basis of sanctioned plan or any other duly validated document of the competent planning authority. An alternate prayer is made seeking appointment of the court commissioner to measure the actual area of the individual flat. For the learned counsel for Rahul Soman appearing for the appellants, the people, those who were aggrieved and those who were actually not, you can say, got that area of Otla and terrace, he has submitted very well to the court that since it is a sanctioned plan and the Otla and the terrace is counted in the FSI, so why you should not get the Otla and the terrace area to the rehab component of this. So the judgment said perusal of the said report, that is the of the report of the committee and report of the structural auditor. This is a peculiar case the Honorable Court have opined. I am just reading the judgment operative part. This is a peculiar case where the subject matter building was constructed way back in 1964 as per the sanction plan. This is not some unauthorized construction of which area entitlement or area benefit is being asked for. From the perusal of sanction plan of ground and third floor, it can be clearly seen that the area of the Otlas on the ground floor and areas of attached terrace on the third floor are the attached to the appellant's flat number 1 and 4 whatever and the 13 and 14 respectively. They are not separate areas having common elevations. These same areas can be seen available for rest of the flats of second and third floor as balconies and which are admittedly included for redevelopment for member occupying the flat of first and second floor. It was submitted orally that the society has issued notices alleging unauthorized use or encroachment over subject matter Otlas and attached terrace. However, no specific points are pointed out. Now, the Honorable Court have actually accepted, saying that since it is not unauthorized construction, it is under sanction plan, it is shown under sanction plan, so whatever is the sanction plan, you as a rehab component, as a rehab member of a society, you got every right to claim that particular area which is there in the sanction plan. Now, sometimes it is not traceable, sometimes it is such an old building, and when sometimes it may so happen that the OC plan or the OC is not received, so there is no some specific plans or the plans are not available or it is dilapidated in conditions and all that, then you can always go with a BMC or the municipal corporation's rateable value, that is the property rate or the assessment taxes of the property been given, and every year in the month of November such assessment books are open in your ward
you must go and see that what is the area of the flat which is you are having occupying this, and if at all there is some डिविएशन और कुछ अगर आपके पास में ऐसा लगता है कि नहीं जो आपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एरिया को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया या उसको नहीं लगाया है, तो दे कैन ऑलवेज गो एंड टेल दैट ओके दिस इज़ माय एग्रीमेंट फॉर सेल, या और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो आप ले जाके अपने एरिया को करेक्ट करा सकते हैं। ये तो रही बात आपकी कारपेट एरिया की जो आप एक्चुअली ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर आप मुंबई में हैं तो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंजिबल, और इन अ यूनिफाइड DCPR ऑल्सो इट इज़ देयर दैट यू एज अ डेवलपर व्हेन ही कम्स इन टू incentivize him for going for some redevelopment, he gets some additional FSI for some premium। जब बिल्डर आपके पास आता है और कहता है कि सर मैं आपको जो आपका एरिया समझो 100 स्क्वायर फुट है, 100 स्क्वायर फीट का एरिया, इसके ऊपर मैं आपको बढ़ा के 20% और दे देता हूँ या 25% और दे देता हूँ, तो आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है? आपकी एलिजिबिलिटी है फंजिबल एरिया जो कि रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस पे 35% ऑफ द एक्चुअल यूजेस। यदि आप 100 स्क्वायर फीट है आपका फ्लैट तो आपको 35% और रीडेवलपमेंट में मिलेगा। ये तो आपका हक है ना। उसके ऊपर बिल्डर आपको क्या देता है, ये आपकी इंसेंटिव है कि बिल्डर बोल रहा है कि ठीक है भैया आपका 35% फंजिबल FSI है, जो कि उसको कोई उसकी FSI कम नहीं होती उसमें। ये आपको एज अ रीहैब कंपोनेंट, एज अ रीहैब टेनेंट यू आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो वंस द 35% इज गिवन विदाउट एनी प्रीमियम, ये तो आपका हक बनता है कि आप अब ये एक्चुअली देखिए ये आपके और बिल्डर के बीच में है कि आप उसको कितना नेगोशिएट कर सकते हैं। बिल्डर आपको बोलेगा मेरे को नहीं पोसाता है, मेरे पास में इतना वायबिलिटी नहीं है, या मेरे को TDR नहीं मिलेगा क्योंकि रोड विड्थ कम है, या मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ, या मेरे को इतना सेलेबल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, तो शायद हो सकता है बिल्डर आपको बोले कि नहीं भैया मैं आपको 35% नहीं, मैं आपको 20% दूंगा या 25% दूंगा, और जो भी मेजॉरिटी सोसाइटी वाले जो तय करेंगे वो आपको मान्य करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आपका हक है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 100% अगर आपके पास में कारपेट एरिया है तो 35% आपको ऊपर से मिलना ही चाहिए, जो कि फंजिबल FSI आपको मिलती है इन द रीडेवलपमेंट। ऊपर का एरिया सपोज कभी बिल्डर बोलता है कि भाई मैं आपको कॉर्पस नहीं देता हूँ, मैं कुछ आपको और 10-20% ऊपर का दे दूंगा, या मैं आपको कुछ सब्सटेंशियल रेट में आपको 150 स्क्वायर फीट और ऊपर का दे दूंगा ज़्यादा। तो उसमें अगर आप परचेस करते हैं एडिशनल एरिया, जितना आपका एरिया है 100%, उसके बाद 35% आपका हक है। यदि आपने 15% या और 20% से 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट आपने यदि बिल्डर से खरीदा, तो रेरा में आपका एज अ अलॉटी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर उससे कोई भी एडिशनल एरिया नहीं खरीदा है, सिर्फ आपका रीहैब कंपोनेंट है और जो फंजिबल FSI लिखा है डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, यदि सिर्फ वही मिल रहा है तो आप रेरा में नहीं जा सकते, बिकॉज रीहैब कंपोनेंट को रेरा ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। कब होगा वो आगे जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी या जब भी होगा तब होगा, लेकिन आज की डेट में यू आर नॉट एलिजिबल एज अ अलॉटी एज फार एज व्हेन यू आर अ सोसाइटी मेंबर एंड रिसीविंग ओनली रीहैब कंपोनेंट डिफाइंड अंडर द डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अगर आपने कोई एडिशनल एरिया खरीदा है तो उस एडिशनल एरिया का जो भी रेट तय होता है डेवलपमेंट एग्रीमेंट में पहले से लिख दिया जाता है कि भाई मैं इतने मार्केट प्राइस से इतने कम में दूंगा, या जो भी सोसाइटी नेगोशिएट करती है उसमें यदि आपने 50-100 स्क्वायर फीट मेरे सजेशन से आपको ख़रीदना ही चाहिए, जिससे कि आपका जो है इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है रेरा में। आप रेरा में जा सकते हैं और बिल्डर के अगेंस्ट में आप यदि कुछ आगे पीछे होता है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। नाउ कारपेट एरिया की कुछ डेफिनेशंस रेरा ने दी है, फिर अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, इनकम टैक्स में कुछ कारपेट एरिया अलग है, मोफा का कारपेट एरिया अलग है, रेरा का कारपेट एरिया अलग है। तो कौन सा एरिया देखना ये चाहिए सर
कि मोफा कारपेट एरिया, जो कि उसकी डेफिनेशन अलग थी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने अपनी अलग खुद की कारपेट एरिया निकाली थी। स्टैम्प ड्यूटी भरने जाएंगे तो 1.2 करके वो कारपेट एरिया 100 स्क्वायर फीट है तो आपका वो 1.2 करके फिर बोलेगा इतनी हमको आप स्टैम्प ड्यूटी दे दो। तो एग्जैक्टली कारपेट एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है? रेरा ने एक डेफिनेशन निकाली कारपेट एरिया की, और वो रेरा की वेबसाइट पे भी है। एक सर्कुलर रेरा ने काफ़ी उसकी ड्राइंग्स वगैरह निकाल के रेरा ने एक पब्लिक डोमेन में उनके, आप रेरा महारेरा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वो सर्कुलर भी दिख जाएगा। कारपेट एरिया का मतलब है कि वॉल टू वॉल एनी एरिया बिलो द इंटरनल वॉल एंड द एरिया कंज्यूम्ड इन द कॉलम। अब वो ड्राइंग जब आपको वो एग्रीमेंट फॉर सेल में देता है तो उस ड्राइंग में आप देखिए कि एग्जैक्टली यूजेबल रेरा कारपेट एरिया क्या है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे बोलें कि भैया एक काम कर, मेरे को एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि मैं और आप अगर टेक्निकल नहीं है तो लेट आर्किटेक्ट सर्टिफाई। आप अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी जब आप खरीद रहे हैं या आप डील कर रहे हैं, आपकी खुद की चाबी बिल्डर को दे रहे हैं और फिर उसके बदले में आपको वो नया फ्लैट देगा, तो फिर वो नया फ्लैट की कारपेट एरिया क्या होगी अभी से तय कर लें। और वो कैसे, यूजुअली क्या होता है कि जब हमको IOD-CC मिल जाती है तभी आप बिल्डिंग खाली करते हैं रीडेवलपमेंट के लिए। तो जब IOD-CC मिल जाती है तो मतलब है कि भाई आपने सैंक्शन प्लान किया हुआ है। तो उस सैंक्शन प्लान में देखिए कि आपको जो फ्लैट मिलने वाला है आइडेंटिफाई कर लीजिए और वो फ्लैट आर्किटेक्ट से सर्टिफाई करा लीजिए कि ये कारपेट एरिया मेरे को मिलने वाला है। मेरे ख्याल से यदि थोड़ा सा आप होमवर्क करेंगे और थोड़ा प्रोफेशनल अगर आप कुछ कंसल्टेंसी लेंगे तो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, आप एकदम इत्मीनान से रीडेवलपमेंट प्रोसेस में जा सकेंगे। आपके लिए प्रोफेशनल्स काम करेंगे। से फॉर एग्जांपल कोई अच्छा आर्किटेक्ट है जो आपको सर्टिफाई करके दे दे, कोई अच्छा एक एडवोकेट है जो आपके एग्रीमेंट्स को वेट करके दे दे कि भाई ठीक है आपके इंटरेस्ट सब प्रोटेक्ट हो चुके हैं। इस प्रकार की यदि, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी आज आप लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी किसी को अपनी हाथ में चाबी दे रहे हैं और उसके बाद में यदि आपके पास में कोई अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है या कुछ आपको कहीं आपकी सुनवाई नहीं है तो देन प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जजमेंट्स साइट करूँगा अगले आने वाले एपिसोड्स में। आप बताइए कि किस विषय पे, सोसाइटी के किस विषय पे आपको उस जजमेंट्स को चाहिए। हम लोगों ने लगभग 100 ऐसे जजमेंट साइट करके रखे हुए हैं जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जो अभी रूलिंग में है। से फॉर एग्जांपल कार पार्किंग, निहाल चंद लालूचंद की एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई थी। और इस प्रकार की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, कोरम के ऊपर है, 79A के ऊपर है और ऐसे। तो यदि जिसकी प्रायोरिटी होगी अगले आने वाले एपिसोड्स में हम उसका पूरा विमर्श करेंगे। कुछ नए फैकल्टीज़ को इनवाइट करेंगे, उससे हम चर्चा करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनके बारे में कोई जैसे एडवोकेट्स हैं, सॉलिसिटर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो सोसाइटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, DDR हैं जो जॉइंट डेवलपमेंट अपना रजिस्ट्रार्स हैं, उनको भी हम इनवाइट करेंगे अपने इस शो में। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? यदि आप चैट बॉक्स में डालेंगे तो हम लोगों का हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए एक्सपर्ट एडवाइस लेके उपस्थित होंगे हर रविवार 11 बजे। देखना न भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे भी आएगा वो। और तब तक के लिए, अगले एतवार तक के लिए मेरे को दे दीजिए इजाज़त। मैं संजय चतुर्वेदी आपका होस्ट लेके आऊँगा फिर से एक नया विषय, एक नया लैंडमार्क जजमेंट, एक नया विमर्श, एक नया सजेशंस आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।